नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में बनने वाले दीर्घायु योग के विषय में बात करेंगे, यानी कुछ ऐसे सूत्रों पर चर्चा करेंगे जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त होगी कि हमारी कुंडली में दीर्घ आयु योग है अथवा नहीं। दीर्घ आयु योग का तात्पर्य है कि व्यक्ति की लंबी आयु होना, ठीक है। तो ये सूत्र जो है ज्योतिष शास्त्र में ऑलरेडी पहले से वर्णित है, केवल हम इन पर चर्चा कर रहे हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके पश्चात बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी हम नए वीडियो बनाएं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो पाए। आइए शुरू करते हैं। दीर्घायु योग के सूत्रों पर चर्चा करने के पूर्व वो दर्शक जो हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं संक्षिप्त में एक बार भाव पहले स्पष्ट कर दूँ, इसके पश्चात फिर हम सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखें, सबसे पहले आपको लग्न कुंडली लेनी है और भावों के लिए मैं क्लियर कर दूं पहले आपको कि किसी भी कुंडली में जो है 12 भाव होते हैं। तो पहला वाला भाव यानी ये वाला भाव आपका लग्न भाव कहलाता है। इसके मालिक को जो है वो लग्नेश कहा जाता है। इसमें राशि का अंक कुछ भी लिखा हो सकता है और जो राशि का अंक लिखा होगा उसी के अनुसार उसका लग्नेश रहेगा। ये दूसरा वाला भाव आपका धन भाव कहलाता है। इसका मालिक जो है वो धनेश के नाम से जाना जाएगा अथवा द्वितीयेश के नाम से जाना जाएगा। तृतीय भाव आपका पराक्रम भाव कहलाता है, ठीक है, और पराक्रम भाव के मालिक को तृतीयेश भी कहा जाता है। चौथा वाला भाव आपका, चतुर्थ वाला भाव आपका सुख भाव के नाम से जाना जाता है और इसे सुखेश अथवा चतुर्थेश भी कहा जाता है। पंचम भाव का मालिक पंचमेश कहलाता है। छठे भाव का मालिक आपका षष्ठेश के नाम से जाना जाता है और सप्तम भाव का मालिक सप्तमेश के नाम से, अष्टम भाव का मालिक आपका अष्टमेश के नाम से जाना जाता है और ये भाग्य भाव कहलाता है। नवा घर और इसके मालिक को जो है भाग्येश कहा जाता है या नवमेश कहा जाता है। 10वें वाले भाव को कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है और उसका जो मालिक ग्रह रहता है इसे कर्मेश कहा जाता है या फिर दशमेश भी कहा जाता है। 11वां वाला भाव आपका लाभ भाव के नाम से जाना जाएगा, इसे लाभेश कहा जाएगा इसके मालिक ग्रह को। 12वां वाला भाव आपका व्यय भाव कहलाएगा, इसके मालिक ग्रह को व्ययेश के नाम से जाना जाता है या फिर द्वादश भी कहा जाता है। ये समझना हमारे लिए आवश्यक था ताकि हम आप सूत्रों को जब समझेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। दीर्घायु योग से संबंधित सूत्रों पर चर्चा करने के पहले एक जानकारी और अति आवश्यक है हमारे लिए समझना, वो ये है कि हमें राशि और उनके राशिपतियों की जानकारी होना आवश्यक है। वो दर्शक जो नए हैं उनके लिए एक बार हम समझ लेते हैं। ध्यान रखें, किसी भी भाव में आपको अगर 1 नंबर का अंक लिखा मिले तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मेष राशि होगी और इसका जो मालिक ग्रह होगा वो मंगल कहलाएगा। कहीं पर अगर आपको 8 नंबर का अंक लिखा मिले तो वृश्चिक राशि होगी और वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है वो भी मंगल ग्रह होता है। कहीं पर अगर आपको 2 नंबर का अंक लिखा मिले इसका मतलब है वहाँ वृष राशि होगी और कहीं पर 7 नंबर का अंक लिखा मिले इसका मतलब है वहाँ तुला राशि होगी और इसका मालिक ग्रह जो होगा वो शुक्र ग्रह होगा, ठीक है। कहीं पर अगर 3 नंबर का अंक लिखा मिले तो मिथुन राशि और 6 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि कन्या राशि है और उसका मालिक ग्रह आपका बुध ग्रह होगा, ठीक है। कहीं पर अगर 4 नंबर का अंक लिखा आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपका कर्क राशि और कर्क राशि का स्वामी जो है आपका चंद्रमा होता है। कहीं पर अगर 5 नंबर का अंक लिखा मिले किसी भी खाने में तो समझ लीजिए कि सिंह राशि वहाँ पर और इसका जो मालिक ग्रह होगा वो सूर्य ग्रह होगा, ठीक है। कहीं पर 9 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि वहाँ धनु राशि है और कहीं पर अगर 12 नंबर का अंक लिखा मिले तो मीन राशि है और इन दोनों का जो स्वामी होता है वो आपका गुरु ग्रह होगा। कहीं पर 10 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए मकर राशि है और कहीं पर 11 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कुंभ राशि है और इन दोनों का जो मालिक ग्रह होता है वो आपका शनि ग्रह होता है, ठीक है। आइए अब हम दीर्घायु योग से संबंधित सूत्रों पर चर्चा कर सकते हैं। दीर्घायु योग से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दीर्घ आयु का विचार कहाँ से किया जाता है। तो ध्यान रखें, दीर्घ आयु का विचार अष्टम भाव से किया जाता है, यानी 8वें भाव से किया जाता है। इसमें राशि का अंक अलग अलग हो सकता है और ध्यान रखें इसमें शनि की स्थिति भी मुख्यतः देखी जाती है। दीर्घ आयु योग से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। कुंडली में अष्टमेश अपनी स्वराशि में हो और शनि अष्टम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति दीर्घ आयु वाला होता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये वृषभ लग्न की एक कुंडली है, ठीक है।
जब आप वृषभ लग्न की कुंडली लेंगे तो 9 नंबर का अंक आपको अष्टम भाव में लिखा हुआ मिलेगा। अब सूत्र क्या बोल रहा है? सूत्र बोल रहा है कि अष्टमेश स्वराशि का हो। अब अष्टमेश स्वराशि के 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है आपके अष्टम भाव में, यानी 9 नंबर यानी आपका धनु राशि हुई। धनु राशि का जो स्वामी ग्रह हुआ होता है वो गुरु ग्रह होता है, तो गुरु ग्रह स्वराशि का हो, ठीक है। और शनि भी अष्टम भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति दीर्घ आयु वाला होगा। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। दीर्घायु योग से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से है, ध्यान रखें, लग्नेश यानी लग्न का मालिक, अष्टमेश यानी अष्टम भाव का मालिक, और दशमेश यानी दशम भाव का मालिक या तो पहले घर में हो, या चौथे घर में हो, या फिर 5वें घर में हो, या फिर 7वें घर में हो, 9वें घर में हो, अथवा 10वें घर में हो। फिर से सुनिए, यदि लग्न का मालिक यानी लग्नेश, अष्टम भाव का मालिक यानी अष्टमेश, और दशम भाव का मालिक यानी दशमेश ये पहले घर में हो सकता है, चौथे घर में, या 5वें घर में, अथवा 7वें घर में, या फिर 9वें घर में और 10वें घर में हो, तो व्यक्ति दीर्घायु वाला होता है। दीर्घायु योग से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से है, षष्ठेश और व्ययेश दोनों लग्न में हो। षष्ठेश और व्ययेश दोनों लग्न में हो, दशमेश केंद्र में हो और लग्न केंद्र में हो तो व्यक्ति दीर्घायु वाला होता है। फिर से सुनिए, षष्ठेश और व्ययेश दोनों लग्न में हो, दशमेश केंद्र में हो और लग्नेश केंद्र में हो तो व्यक्ति दीर्घायु योग वाला होता है। उदाहरण के द्वारा इसे हम समझ लेते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुंडली ली हुई है। सूत्र हमसे बोल रहा है षष्ठेश और व्ययेश दोनों लग्न में हो। षष्ठेश यानी छठे भाव का मालिक, व्ययेश यानी 12वें भाव का मालिक। छठे भाव का मालिक इस कुंडली में जो है बुध ग्रह हुआ, तो बुध ग्रह और 12वें भाव का मालिक जो है गुरु ग्रह हुआ, तो सूत्र बोल रहा है षष्ठेश और व्ययेश दोनों लग्न में हो, यानी बुध ग्रह और आपका व्ययेश यानी गुरु ग्रह, यानी बुध ग्रह और गुरु ग्रह दोनों केंद्र में हो, ठीक। अब दूसरा वाला भाग था इस सूत्र का, दशमेश केंद्र में हो। दशमेश यानी 10वें भाव का मालिक, यहाँ पर आप देखें तो शनि ग्रह हुआ। अब शनि ग्रह 10वें भाव इसका केंद्र में होने का तात्पर्य ये है कि केंद्र के घर यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें में से वो कहीं पर भी हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर इस कुंडली में शनि जो है आपका अपने ही स्थान पर बैठा हुआ है, यानी मकर राशि में ही बैठा हुआ है, ठीक। और इस केंद्र में और क्या बोल रहा है ये, लग्नेश केंद्र में हो। लग्नेश कौन हुआ, मंगल ग्रह हुआ, तो मंगल ग्रह आपका केंद्र में हो। केंद्र का तात्पर्य ये नहीं कि पहले वाले भाग में बैठा हो, यानी लग्न भाव में बैठा हो। केंद्र का मतलब है कि इन चारों घरों में से पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में से कहीं पर भी आपका मंगल हो सकता है। तो इस प्रकार इस कुंडली में ये दीर्घायु योग निर्मित हुआ इस सूत्र के अनुसार। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। दीर्घायु योग से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से है, पापक ग्रह 3, 6, 11 भाव में हो और शुभ ग्रह 1, 4, 5, 7, 9 अथवा 10वें स्थानों में हो तो व्यक्ति दीर्घ आयु योग वाला होता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। तो अब सूत्र के अनुसार पापक ग्रह या तो 3rd हाउस में हो, या फिर 6th हाउस में हो, या फिर 11th हाउस में हो, यानी कुंडली के जो पाप ग्रह हैं राहु, केतु अथवा शनि, या फिर अन्य कोई और, अगर कोई कुंडली के जो भी पाप ग्रह हैं वो 3रे, 6ठे अथवा 11वें भाव में होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो शुभ ग्रह हैं कुंडली के जो भी शुभ ग्रह हैं वो आपके पहले घर में हो सकते हैं, वो चौथे वाले घर में हो सकते हैं, या 5वें घर में हो सकते हैं, अथवा 7वें घर में हो सकते हैं, या फिर कुंडली के 9वें घर में हो सकते हैं, या अथवा 10वें घर में हो सकते हैं। यानी जो भी शुभ ग्रह हैं आपके पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें अथवा 10वें घर में वो होना चाहिए। और पापक ग्रह 3रे, 6ठे और 11वें घर में हो सकते हैं, तो व्यक्ति दीर्घायु योग वाला होता है। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। दीर्घायु योग से संबंधित अगला सूत्र इस प्रकार से है, लग्नेश बलवान होकर केंद्र में बैठा हो और सभी ग्रह 3रे, चौथे, 8वें स्थानों में हो तो व्यक्ति दीर्घायु योग वाला होता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कुंडली में केंद्र के घर कौन से होते हैं, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ठीक है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यानी लग्न
इन्हीं घरों में, लग्नेश जो है इन्हीं घरों में कहीं पर बैठा हो, यानी सूत्र के अनुसार लग्नेश केंद्र में बैठा हो बलवान होकर, यानी पर्याप्त अंश बल के साथ। और बाकी के जितने ग्रह बचते हैं वो सभी या तो थर्ड हाउस में बैठ जाए, यानी तीसरे घर में बैठ जाए, या चौथे घर में बैठ जाए, या फिर आपका 8वें घर में बैठ जाए। यानी कुल मिलाकर बाकी के जो बचे ग्रह हैं वो तीसरे, चौथे और 8वें घर में या तो एक एक करके बैठ जाएं या कॉम्बिनेशन बनाकर बैठ जाएं, तो व्यक्ति जो है दीर्घायु वाला होता है इस सूत्र के अनुसार। मित्रों, इस प्रकार आज हमने कुछ ज्योतिषीय सूत्रों पर चर्चा करी दीर्घायु योग से संबंधित। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है, वो ये देखना है कि आप चाहे जिस भी सूत्र पर विचार कर रहे हो, परंतु कुंडली का जो लग्नेश होता है वह आपका मजबूत होना अति आवश्यक है। ठीक है, यदि कुंडली का लग्नेश ग्रह कमजोर हुआ, अंश बल में कमजोर हुआ, पीड़ित हुआ, तो फिर ध्यान रखें कि हमें इन सूत्रों का पूर्णतः लागू हम इनको नहीं कर सकते। यानी कुंडली का लग्नेश ग्रह मजबूत होना अति आवश्यक है, पहली शर्त। और हाँ, अंश बल में मजबूत होना चाहिए वो। अंश बल के अलावा ध्यान रखें कि कुंडली में वो वक्री है या नहीं, या फिर किसी पापक ग्रह से दृष्ट तो नहीं, इस बात पर भी हमें विचार करना होगा। और इसके अलावा जिस ग्रह के साथ, अगर किसी ग्रह के साथ उसकी युति बन रही है तो वो लग्नेश का मित्र है अथवा नहीं, इस बात को भी हमें चेक करना होगा। और साथ साथ अष्टमेश की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप ये भी चेक करें कि लग्नेश से अष्टमेश की मित्रता है अथवा नहीं। अगर लग्नेश की अष्टमेश से मित्रता हुई तो ये काफ़ी शुभ योग है अपने आप में। ठीक है, क्योंकि अष्टमेश जो ग्रह होता है वो आपका जीवन की आयु को दर्शाता है। उम्मीद करता हूं कि आप बातों को भली भांति समझ पाए होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें।